मीडिया का क्या काम होता है? टीवी चैनल्स को क्या दिखाना चाहिए? एंटरटेनमेंट मेरी समझ में आती है, इंफॉर्मेशन मेरी समझ में आती है। क्या हम ये कर रहे हैं? चलने के कुछ हद तक कर रहे हैं, तो इसके अलावा क्या कर रहे हैं? इसके अलावा चैनल्स पे जो प्रोग्रामिंग चल रही है और खासतौर पे न्यूज़ पे जो चल रहा है, उससे हम लोगों के दिमाग को खराब कर रहे हैं, फैमिलीज को उजाड़ रहे हैं। आज के शो में जो मैं बड़े दिनों से बात कर रही हूँ, प्रूव करूँगी, बताऊँगी कि मैं क्या देख रही हूँ और क्या समझाना चाह रही हूँ, और कोई समझ क्यों नहीं रहा। क्योंकि मैं इतने अरसे बाद पाकिस्तान वापस आके जब अपनी आंखों से चीज़ें देख रही हूँ, तो मुझे वो फ़र्क नज़र आता है कि जी, जब पहले हम टीवी देखते थे, एक अच्छी फीलिंग होती थी, मज़ा आता था, अगले दिन इंतज़ार होता था, भी ये चीज़ देखनी है, ड्रामे की अगली किस देखनी है, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ इंजॉयमेंट है, ख़ास तौर पे ना मज़े के जुमले। अच्छा जी, क्या सीखा? बड़ों की इज्जत करनी है, छोटों का ख्याल करना है, घर वालों से प्यार करना है, ऐसी बातें सीखते थे। न्यूज़ में पता चलता था मुल्क में क्या हो रहा है, सबके क्या ओपिनियन है, थोड़ा बहुत ख़त्म। ये जब चीज़ हम सब देखते हैं, उसके बाद हम एक गुस्से के साथ जब बाहर जाते हैं तो हम भी कोई तबाही करके आते हैं। इससे किसी का कोई फायदा नहीं होना। जो घर में शोज देख रहे हैं वो घर वालों की जिंदगी खराब करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर सास को लगता है ये तो मेरी कहानी है भाई, ये तो मेरी बहू भी शायद ऐसे सोच रही है मेरे बारे में, ये इसको सोच रही है कि मैं इसको कैसे मारूं, ये तो मेरे बारे में भी सोच रही हूँ कि मेरे भी खाने में जहर मिला देगी। बहू सोच रही है मेरी सास मेरा घर, अरे बिल्कुल इस ड्रामे वाली की तरह मेरी सास, वो भी ये सोचती होगी। मियाँ कुछ सोचा है, शायद मेरी बीवी की भी कहीं सेटिंग है भाई। बीवी सोच रही है मेरा मियाँ जो हर बार टेक्स्ट पे फोन पे लग रहा था दूसरी औरत का काम है। ये एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप कहेंगे इसका क्या रिलेशन है, इस इतने खौफनाक हादसे का मीडिया से क्या रिलेशन है? बिल्कुल मैं बताऊंगी, डॉक्टर मोइस बताएंगे, आलिया सालिम बताऊंगी, बाकी एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि क्या मीडिया ने हमारे साथ कर छोड़ा और क्या कर रहा है। पिछले दिनों बहादुराबाद में आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा, एक मासूम 11 साल का बच्चा कैसे एक गार्ड के हाथों खत्म, पॉइंट ब्लैंक गोली सर पे चलती है, खत्म। बच्चा क्या कर रहा है? मास्क पहन के डरा रहा है, मस्ती कर रहा है, जो उसका काम है। ये हमारे यहाँ गार्ड्स हजरात बैठे हैं। मैं जब कराची में आई, मैंने देखा हर दूसरी गाड़ी में 2 से 4 गार्ड्स बैठे होते हैं। एक तो मस्ती है, गार्ड्स के बगैर यहाँ कोई बैठता ही नहीं है। जरा सी आपकी हैसियत ज्यादा है, आप किसी ऑफिस में तो ऑफिस से गार्ड ले लेंगे, लेकिन इन गार्ड्स भाई के बगैर किसी का यहाँ गुजारा है नहीं। कभी पूछा है उन्होंने इन गार्ड से कि ये जो आप बंदूक लेके चल रहे हैं, ये किस क्वालिटी की है, आपकी ट्रेनिंग क्या है, आपका मेंटल लेवल ठीक है, मतलब आप नशा करते हो, आपको कोई मसला तो नहीं? और ये मतलब हमें उनका बैकग्राउंड ही नहीं पता कि कहाँ से आए हैं। कंपनी तो हर एक कहती है कि जी बहुत अच्छी हैं जी, बड़े एक्टिव हैं, बड़े तेज हैं, कोई आपको कंप्लेन नहीं होगी। कंपनी खुद इनको नहीं जानती, 4 दिन होते हैं रखे हुए। आप 4 दिन में क्या जानते एक शख्स के बारे में? ये गार्ड भी जिसने इस बच्चे को मारा, ये ट्रेंड गार्ड नहीं था, इसको वेपनरी हैंडल करना नहीं आती थी। वो डरा, एक छोटे से बच्चे को देखा है, वो मास्क पहन के उसको डरा रहा है, वो तो एकदम आया होगा, उसको एकदम डराया होगा, चीख मार के, जो भी। वो डरा और उसको समझ नहीं आई आगे क्या किया उसने कि अपनी गन निकाली, लोड शोड करके ठा बच्चे को मार दिया। खत्म, मजाक खत्म, फैमिली उजड़ गई। वो गार्ड भी आज जेल में है, पुलिस की हिरासत में। अभी जेल में तो खैर टाइम लगेगा। मैंने सोचा आज के शो में ऐसे हम गार्ड्स भाई को भी बुलाएं, ये भी आपसे आज दिल खोल के बात करेंगे, इनके मसले क्या है। जरूर सोचिए, मैं हमेशा सोचती हूँ कि कातिल ये कोई प्रोफेशनल किलर नहीं था, इससे अगर ऐसी चीज हुई है क्यों हुई, उसके दिमाग में क्या चल रहा था? आसान है जान लेना, कुछ तो सेकंड होंगे उसके पास। इतना गुस्सा, डर तो समझ में आता है, फिर गुस्से से उसने उसकी जान ही ले ली, ऐसा गुस्सा क्यों? फिर बताऊंगी कि मीडिया का इससे क्या ताल्लुक है। पहले तो मैं इमरान जिन्होंने फील्ड में जाके थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की, पता किया, इससे मिले भी इस गार्ड से। इमरान, ये गार्ड किसके लिए काम कर रहा था, कितना एक्सपीरियंस था, आप उससे मिले हो? जी हाँ। क्या समझ में आया? एक्चुअली ये गार्ड आया था तकरीबन 3 से 4 माह पहले कराची,
روزگار کی تلاش میں. جو ملزم ہے اس کا بیان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں مزدوری ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا, کسی بھی قسم کی کوئی بھی لیبر جو کہ مجھے اندرون سندھ میں کسی گاؤں کا رہائشی ہے یہ اور اسے نہیں مل رہی تھی وہاں پہ, کسی نے اس کو یہاں پہ کسی سیکیورٹی کمپنی کا پتہ دیا ہے, یہ وہاں پہ جاتا ہے, وہاں پہ جا کے بعد اس نے اپنا NIC جمع کرایا اور جو ضروری کاغذات ہوتے ہیں وہ معمولی سے وہ اس نے وہاں پہ جمع کرائے. 15 دن کی اس نے ٹریننگ لی کسی گراؤنڈ میں بقول اس کے کہ جہاں پہ اسے ویپن چلانا سکھایا گیا, دوڑنا بھاگنا سکھایا گیا. کیا سکھایا گیا 15 دن میں, کیا سکھایا 15 دن میں ٹریننگ کے الگ الگ فیزز ہیں. آپ کسی شخص کو 15 دن میں گارڈ اور ویپن کی ٹریننگ دے سکتے ہیں سیریسلی, اور وہ سیکھ لے گا اتنے میں؟ تو میں کہتی ہوں کہ مجھے کوئی روبوٹک گاڑی نہیں میں چلا سکتی ہوں جو اس کے ساتھ ریموٹ کنٹرول کے ساتھ. یہ گاؤں کا لڑکا, اس کو آپ نے جس نے پہلی دفعہ گن کو پکڑا ہے, پہلی دفعہ شہر آیا ہے, پہلی دفعہ شہر آیا ہے, اچھا 15 دن میں سب کچھ سکھا دیا. 15 دن میں اسے سکھایا سب کچھ, اور جو کہہ رہا ہے کہ جی مجھے سب کچھ آ گیا تھا. یہ گولی جو بچے پہ چلی ہے 11 سالہ علی حسن پہ, وہ کہہ رہا ہے میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی پر فائر کیا ہے. یعنی گراؤنڈ میں نے 15 دن پہلے چلائی تھی, اس کے بعد میں 1 مہینہ کسی ویئر ہاؤس پہ رہا, 1 مہینہ ویئر ہاؤس پہ رہنے کے بعد 2 مہینے پہلے یہاں پہ ڈپیوٹ ہوا تھا. رات کو 10 ساڑھے 10 سے 11 کے درمیان کا کوئی وقت ہے جہاں پہ یہ بیٹھا ہوا تھا, اور بچے نے اسے آ کے پیچھے سے ڈرایا, جو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے شولڈرز پکڑے, مجھے ڈرایا اور بھاگا. تو میں ڈر گیا اور میں سمجھا کہ کوئی اور چیز ہے, کوئی غیر انسانی مخلوق ہے جو آ کے مجھے ڈرا رہی ہے, اور میں نے اس کے اوپر ہوائی فائر کیا, لیکن غلطی سے اس کے سر کے پچھلے حصے میں لگا. جو کہ عقل نہیں مانتی کہ اگر کوئی ہوائی فائر مار رہا ہے اور ہوائی فائر اگر کوئی چلانا ہے اور 4 سے 5 فٹ کے بچے کے سر پہ لگے, کیونکہ اگر ہوائی فائر ہے تو اس کا رخ اوپر کی جانب ہوگا, نیچے کی جانب نہیں ہوگا. لیکن اس کو اتنا ٹائم ملا تھا کہ اس نے گن لوڈ کی ہے, اور وہ ریپیٹر کے نام سے وہ گن ہے جو لوڈ ہوئی ہے, اور اس کے چھرے جو کارتوس چلایا جو چھرے اس کے لگے ہیں اس کے بیک کے حصے میں لگے ہیں, اور وہ اسپاٹ پہ ہی بچہ دم توڑ گیا. اور یہ کہاں کا گارڈ تھا؟ یہ مطلب کسی گھر کا گارڈ تھا؟ یہ کہاں نہیں, یہ اس طرح سے انہوں نے چوکیاں بنائی ہیں. بہادر آباد کا ایریا ہے جہاں پہ انہوں نے جگہ جگہ چوکی بنائی ہے. محلے نے اپنے پیسوں سے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ سیکورٹی کمپنی سے ان گارڈز کو لیا تھا. پیڈ گارڈز تھے, اور چوکیوں پہ الگ الگ چوکیوں پہ الگ الگ گارڈز وہاں پہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ موجود ہیں. اور ابھی بھی جب ہم نے وزٹ کیا تھا اس ایریا کا, تو وہ گارڈز وہاں پہ موجود ہیں. وہ چوکی ابھی بھی آباد ہے, وہاں پہ گارڈز بیٹھے ہیں, جگہ جگہ بیٹھے ہیں, اور وہ اسی طرح سے انٹرینڈ لگ رہے ہیں. وہ کوئی ایسے پروفیشنل نہیں لگ رہے کہ وہ کسی ادارے کے, پولیس کے یا آرمی کے ریٹائرڈ ہوں جو ان کو تجربہ ہو. وہ کوئی ایسا تجربہ ان میں نہیں نظر آ رہا. عمران, اتنی ساری باتیں آج شو میں سیکھنے کو مل رہی ہیں. ایون مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو پیرنٹس بچوں کو گارڈ کے ساتھ جب بھیجتے ہیں اور ان کو بتاتے نہیں ہیں کہ جی گارڈ کے ساتھ آپ نے فالتو بات نہیں کرنی, کھیلنا نہیں ہے, ہر بچہ گارڈ سے ضرور گن مانگتا ہے. بالکل. اس کے لیے بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز جو اس نے ویڈیو گیمز میں, فلموں میں دیکھی ہے, ہیروز کو ٹک ٹک کرتے ہوئے, وہ ضرور چاہتا ہے کہ میں اس کو چھیڑوں. اور obviously جب گارڈ باتھ روم جائے گا, کہیں جائے گا, وہ اپنی چھوڑ دیتے ہیں وہاں, پھر بچے آ کے اس کو چھیڑتے ہیں. بچوں کے ساتھ گارڈز کی دوستی, یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے. اچھا, جو ویپنز ہوتے ہیں وہ بھی اتنے کوئی اچھے نہیں ہیں, وہ ان کا اسٹینڈرڈ بھی اچھا نہیں, وہ لوکل ہیں یا بہت پرانے ہوتے ہیں, جو کہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے, اکثر نیوز کا ایک حصہ بنتا ہے خبر کا کہ غلطی سے گولی چل گئی, رکھی ہوئی گن چل گئی, لوڈڈ گن تھی چل گئی, فائر ہو گیا. تو وہ فائر کیسے ہو گیا؟ وہ کوئی اچھی کوالٹی کی گنز نہیں ہوتی ان کے پاس, تو یہ ویسے بھی سیکیورٹی کا ایک مسئلہ ہے. آپ جب گارڈز کو اپنی سیکیورٹی کے لیے ہزاروں پیسے دے کے, ہزاروں روپے دے کے آپ ان کو رکھتے ہیں, کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک سب سے بڑی سیکیورٹی تھریٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ نے ان کو صحیح انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ یہ لوگ کون ہیں, کتنے ٹرینڈ ہیں, اور یہ جو اسلحہ انہوں نے اٹھایا ہے یہ کتنا اپڈیٹڈ اور کتنا آؤٹ ڈیٹڈ ہے. ہم نے کبھی یہ چیک نہیں کیا. جب میں اس شو کے لیے ان گارڈ بھائی سے میں نے باتیں کی, پوچھا, کہ تب سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس گارڈ غلام نبی کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا جو اس نے کیا. کیا وہ ایک انسٹنٹ ریاکشن تھا, ایک بس کہتے ہیں اس کو بس ایک دم ہو جاتا ہے نا جیسے نہ چاہتے ریاکشن, یہ وہ تھا, یا اس میں اس کی شدید غلطی تھی اور اس کے پاس ٹائم تھا کہ وہ کچھ یہ ایسے نہ کرتا, بالکل ایسے نہ کرتا. تو I need to know, I need answers. پھر اس میں میڈیا کا کیا لنک ہے, کیا کنیکشن ہے, اس پہ بھی بات کریں گے, ان کی کہانی سنیں گے. وہ فیملی, شوکت بھائی نگہت کی فیملی کیسے ایک لمحے میں کیسے اجڑ گئی. وہ چھوٹا علی, اب وہ کبھی ماسک نہیں پہنے گا, ابھی کبھی بھی وہ شرارت کرے گا نہیں. آج کے شو میں معصوم علی کے لیے جسٹس اور ایک
एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन कुछ तो चाहिए। ये कैसे हुआ हादसा, ये क्यों हुआ? एक गार्ड एक बच्चे को अपनी तरफ देखता है, उसको डराने के लिए आ रहा है, उसको पीछे से अगर हाथ लगाता है, मुझे समझ नहीं आता कैसे उसने, जब बच्चा भागा तो उसने उसको शूट कर दिया, वो डर गया, वो गुस्से में था, वो उसको जानता था, कुछ उसका अपना मोटिव था, ये अचानक हादसा था, क्या था ये? बिल्कुल मैं इतने दिनों से सोच रही हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात करते हैं फैमिली से, डिटेल में हम सवाल पूछेंगे। साथ में मेरे आलिया सारिम हैं, सोशल वर्कर हैं, डॉक्टर मोइज़ हैं, माइंड साइंसेज एक्सपर्ट एंड ट्रेनर हैं, साथ में एडवोकेट हैं लियाकत खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं तो चाहूंगी मेरी हेल्प करें आप नादिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूछने में और जानने में और समझने में कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं ना, हमारे माशरे में से ऐसी ऐसी कहानियां जन्म ले रही हैं कि इंसान जो है उसके पैरों तले जमीन निकल जाए कि हम किस माशरे में रह रहे हैं। गार्ड का मतलब है हिफाजत करने वाला, चौकीदार। गार्ड हिफाजत करता है। इस गार्ड ने एक बच्चे को गोली कैसे मार दी, जो वाकयात थोड़े बहुत हमने सुने हैं, उससे एक चीज का अंदाजा आ जाता है नफ्सियात के हवाले से कि जब आदमी खौफ में मुब्तला होता है, खौफ में, तो वो गोली नहीं चलाता, गोली गुस्से में चलाता, इश्तियाल में चलाता है, बदले के तौर पे चलाता है, बदला या ये कि अपनी जान का खतरा, या जान का खतरा, ठीक है ना, या फिर अपनी जान को डिफेंड। यहाँ सेल्फ डिफेंस नहीं है, जान का कोई खतरा नहीं है। इसका मतलब है जो गोली चली या तो गुस्से में चली है या बदले में चली है। क्या ये मुमकिन है? हमें बहुत सारे वाकयात का नहीं पता, मगर आप जरा सा देखें आपके माहौल में। कहते हैं कि इंसान जो है वो जब बड़ा होता है, एक बच्चा, तो जो माहौल होता है वो असर करता है उसकी शख्सियत पे। तो आप जो कुछ बनते हैं वो आपके माहौल की प्रोडक्ट होती है, यानी माहौल आपको बनाता है। जब आपके माहौल में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है मेरे ख्याल में, वो एक तो माँ बाप की तरबियत, फिर उसके बाद माशरे के अंदर और लोग, असातिज़ा। अब जो हो रहा है वो ये हो रहा है, कल तो ये भी बात हो रही थी कि आपकी क्रिकेट टीम जो है उसका इंतखाब मीडिया करता है, यानी मीडिया ये एडवाइस करता है कि किस प्लेयर को खिलाओ, किस प्लेयर को ना खिलाओ। जब मीडिया का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए माशरे पे, नेगेटिव, पॉजिटिव हो तो क्या बात है। पावर तो ये है, लेकिन यही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है। हम नेगेटिव जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। मीडिया को कैसे आप समझते हैं इसमें इन्वॉल्व? देखिए, मीडिया के मैं आपको बताऊं चंद चीजें। मीडिया में बहुत सारे चैनल्स पे, इंक्लूडिंग हमारे लोकल चैनल्स पे, कुछ अरसे पहले और अभी भी आ रहे कुछ ऐसे प्रोग्राम आते हैं जिसमें मजाक की जाती है किसी दूसरे शख्स से, जिसको अंग्रेजी में प्रैंक्स कहते हैं। अच्छा, अब मजाक इस हद तक तो हो कि किसी को नुकसान ना हो, किसी की दिल आजारी ना हो, किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। मजाक जब एक लिमिट से आगे बढ़ जाता है तो फिर सामने वाला शख्स रिएक्ट करता है। तो ये प्रोग्राम बड़े आते रहे। दूसरी चीज, आपके टीवी पे जो सबसे खतरनाक चीज आती है वो ये आती है कि शाम 7 बजे से रात के 12 बजे तक जब आप टीवी के सामने बैठते हो तो जो कुछ टीवी पे दिखाया जा रहा है, चाहे वो ड्रामे हो, चाहे पॉलिटिकल डायलॉग प्रोग्राम हो, वो आपको ये बताते हैं कि आप कितने बदनसीब हो, किस मुल्क में पैदा हुए। बिल्कुल, आप बदनसीब हो और खत्म हो, कोई फ्यूचर कुछ नहीं है। मतलब इस जिंदगी से मौत बेहतर है। पहले साथ अपने घर वालों को मारो, फिर खुद गोली खा के मरो। अच्छा, यही ड्रामों का हाल है जिसके अंदर सास का जुल्म या बहू का जुल्म दिखाया जाता है, जिसके अंदर भाई जो है वो बहन की जायदाद कब्जा करता है। इस किस्म की चीजें ये चीज दिखाई गई है कि जी मोहब्बत में लड़का लड़की खुदकुशी करते हैं। ये भी कुछ अरसे पहले कराची में हुआ। वीआईपीज कह रहे हैं भाई इस मुल्क में मैं महफूज नहीं हूं तो तुम क्या महफूज हो? कोई महफूज नहीं है यहाँ। बार बार हम ये लोगों को कह रहे हैं। तो वो भाई सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज है इंसान की सैनिटी में। जी, बच्चों को ट्रेन करते हैं तो कहते हैं उन्हें वो कार्टून ना दिखाए जाएं जैसे टॉम एंड जेरी के कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जो बुली करता है कि उससे बच्चों के अंदर वो चीज डेवलप होती है। आप ये देखें कि हम सुबह से शाम तक यही देखते हैं कि हर ताकतवर कमजोर को बुली कर रहा है हमारी पूरी सोसाइटी में। अब तो आप रिश्ते ले लें, पहले रिश्ते बड़े अच्छे हुआ करते थे कि घर के अंदर बड़ा पुरसुकून माहौल होता था। अब तो उसमें भी बराबरी, पैसे की जंग, स्टेटस की जंग घर के अंदर भी है। तो जब पूरी सोसाइटी एक दूसरे को बुली करने में लग जाएगी तो ये फ्रस्ट्रेशन तो हमारे अंदर पैदा हो जाएगी। रोटी, कपड़ा, मकान, इन 3 चीजों से कोई इस वक्त आजाद ही नहीं है। इसकी जंग के आगे कोई हमारी और सोच ही नहीं है। सारा वक्त बातें क्या होती हैं, लाइट चली गई, अच्छा जी लाइट आ गई,
पेट्रोल की कीमत ये हो गई। अच्छा, पेट्रोल जिंदगी में कहीं सुकून या खुशी वाली चीज हमें नजर ही नहीं आ रही। एक चीज रह जाती थी जिसको हम कहते थे मीडिया। अगर मैं अपने बचपन का जमाना याद करूं तो वो 8 बजे सारे काम खत्म करके सारी खवातीन बैठती थी, बल्कि जो मर्द हजरात हैं वो भी खाना खा रहे होते थे और ड्रामा दिखा करते थे। अब तो ड्रामों में वो एंगल दिखाए जाते हैं जो कभी हम देखना नहीं चाहते, अपने बच्चों के साथ शेयर नहीं करना चाहते। बिल्कुल सामने आ रहे हैं वो सारी वैल्यूज, वो सारी चीजें कहाँ चली गई। जो रीएनेक्टमेंट वगैरह भी मैं देख रही होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को जैसे एक तरह से ट्रेनिंग भी उसमें मिल रही होती है कि देखो बहुत सारी चीज माशरे में होती हैं, बुरी होती हैं, लेकिन उन्हें बार बार दिखाने से क्या होता है कि उनका डर, उनका खौफ खत्म हो जाता है, उनकी एक्सेप्टेंस आप में आ जाती है। आप देख लेना, आप जितना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पहले से ज्यादा धूमधाम से, और तीसरी चौथी में बजट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस बात पे बहस नहीं कर रहे लेकिन एक चीज, जब आप पहले के साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो तय दूसरी की तरफ नहीं जा सकते। अच्छा, सोसाइटी में जिन चीजों की एक्सेप्टेंस नहीं थी, छोड़ के अब आप अपने स्पाउस फैमिली को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, कई दफा छोड़ के करते हैं, कई दफा उन्हें रखते भी हैं, लेकिन आप बैलेंस नहीं कर पाते, आप इंसाफ नहीं कर पाते, तो दोनों सूरतों में वो चीजें गलत हो जाती हैं। और बाकियों में एक एक्सेप्टेबिलिटी आ गई कि भाई तुमने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन ये ड्रामे और मीडिया का हम बता रहे हैं कि बहुत सारी चीजें आप बहुत पाकीज़ा रिश्ते, मुझे आप कहने दीजिएगा कि जो ऐसे पाकीज़ा रिश्ते जिनको हम बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाते थे, अब मैं ड्रामों में देख रही हूँ, उन्हीं में दिखा रही कि उन्हें अफेयर हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अरे वो तो इज्जत के रिश्ते थे, और अगर तुम उन्हें ऐसा नहीं है कि होता नहीं है। मैं जिस इदारे को चला रही हूँ वहां मैंने क्या कुछ नहीं देखा है। सगे बाप को किस रूप में देखा, सगे भाई को किस रूप में देखा, लेकिन उसको जब आप इतने प्यारे अंदाज में बनाकर दिखा के करेंगे तो एक्सेप्टेंस। कई दफा तो वो आदमी जिसकी शक्ल से नफरत करनी चाहिए, जिसको बहुत शदीद सजा देनी चाहिए, मैंने ड्रामों में देखा उसको हीरो बना दिया, उसकी जिंदगी को ऐसे फैंटेसी करके दिखाया कि शायद कोई देख के सोचे कि मैं भी ये बन सकता हूँ। देखिए, बुराई को का जिक्र नहीं होना चाहिए। बुरी बात है, बुरी बात क्यों कहते हैं? बुरी बात, उसका जिक्र ना करो, वो फैलती है, और हम हर वो बुरी बात बार बार टीवी पे दिखा के लोगों को एक्सेप्ट करा रहे हैं। एक जुमला और बोलते हैं, कहते हैं कि जी हमने उसका एंड बहुत बुरा दिखाया, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, आपने अगर 20 एपिसोड्स में उसको ग्रो करते हुए दिखाया, उसकी अच्छी चीजें दिखाई, और एक आखिरी एपिसोड में उसका नुकसान दिखाया, तो क्या पता कि दिमाग में वो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बैठ गया, और वो आखिरी एपिसोड पता नहीं देखी किसी ने या नहीं देखी। इसी तरह न्यूज चैनल्स पे आप बताएं, न्यूज चैनल्स पे ऐसे इज्जतदार लोग जो हमारा मुल्क चला रहे हैं, जब उनको गाली गलोच करते हुए, बदतमीजियां धमकियां देते हुए हम देखते हैं, जब वो जिस तरह की जबान का इस्तेमाल करते हैं, कितना बुरा लगता है। देखिए, ये चीज़ें जो है मीडिया को मेरे ख्याल में नहीं दिखानी चाहिए, और आप पॉजिटिव चीज़ें दिखाएं जिसके ऊपर लोगों को जो है ना कोई इम्पैक्ट भी हो जाना। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे बड़ी अहम है कि जब तक सज़ा जज़ा का निज़ाम आप अपने मुल्क में कायम नहीं करेंगे, लोगों को जो है ना आप सज़ाएँ नहीं देंगे। अगर कोई जुर्म करता है आप उसको सज़ा दें जो ना, और सज़ा जज़ा का निज़ाम आपका बेहतर होगा, तब जाके लोगों को रिलीफ मिलेगा। अब यहाँ पे ऐसा है, बड़ा आदमी करप्शन करता है, उसको कोई नहीं पकड़ता है, अगर कोई जुर्म करता है उसको कोई सज़ा नहीं मिलती है। यहाँ जुर्म करके बल्कि वो फख्र महसूस करते हैं, और उसी की रीएनेक्टमेंट हो रही होती है, वही हमारा मीडिया दिखा रहा होता है। एक शख्स कत्ल करके आता है, 100 कत्ल करके लेके आता है, मीडिया उसको हीरो बना देता है। वो देखें जी किस तरह जो है ना वो कोर्ट के अंदर जा रहा है, चश्मा पहन रहा है, किस तरह वो बातें कर रहा है। तो ये चीजें जो है आप उसको दिखाएं, जो लोग हैं उनके साथ हो रहा है, और जो गरीब है उसको नहीं दिखा रहा कि उसको एक तो उसके साथ ज्यादती, और उसके बाद जो उसको इंसाफ नहीं मिलता। बल्कि मेरी टीम वाले जब पुलिस स्टेशन गए तो मुझे बता रहे थे, नादिया लग रहा था जैसे पुलिस इसकी हमदर्द है ना इस गार्ड की, कि नहीं देखिए हो जाता है, वैसे इत्तफाकन हो गया, हादसाती तौर पे हो गया, लग रहा था कि वो सही रिश्तेदार है, और बताते भी नहीं है। था तो पीछे से गोली नहीं लगनी चाहिए थी, तो गोली आगे से लगनी चाहिए थी। और कोई जो इस वक्त हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, मुझे आप सिर्फ ये बताओ नादिया, हम में से जितने लोग बैठे हैं, अगर हम खौफजदा हो जाते हैं किसी भी चीज से, कोई हमें घर में भी बैठ के डरा दे, तो अगर एक लम्हे को हम रिलैक्स हो जाएं कि चीज कुछ बुरी नहीं थी, तो क्या होता है, हम रिलैक्स होकर सुकून से बैठ जाते हैं। ये आम इंसान करेगा। हम पलट के उसको इस तरह मारेंगे नहीं, फायर नहीं करेंगे, बल्कि हम पुरसुकून हो जाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं था कि जो हमारे साथ कुछ बुरा होता। ये जो रिएक्शन है ये कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। बिल्कुल, हम वैसे वेपन्स के सब कितना डरते हैं, घर में नहीं रखते, नॉर्मल चीज तो नहीं है ना। लेकिन हमारे इर्द गिर्द चप्पे चप्पे पे ये जो लोग हैं जिनको गार्ड्स कहते हैं, जो हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं, उनके पास जो वेपन्स हैं, क्या हम उससे अपनी सेफ्टी एक्सपेक्ट करें, या ये कि ये हमारी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो सकती है? और ये हुआ है। अभी ब्रेक के बाद बात करते हैं इस फैमिली से अब
निगत से, शौकत भाई से, हिना से, मनाहिल, उसके भाई मुस्तफ़ा से कि ये जो अली के साथ हादसा हुआ कैसे हुआ, क्यों हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर बाद में अपने गार्ड्स भाई हैं, इनकी भी स्टोरी जानी है, इनके पास भी बोलने को बहुत कुछ है कि इनके साथ क्या हो रहा होता है, इनकी जॉब में कितनी इनके साथ ज्यादतियां होती हैं, इनकी ट्रेनिंग कैसी होती है, और फिर कि क्या जो गुलाम नबी ने किया ये मुझे बताएंगे कि क्या ये एक कोई नॉर्मल रिएक्शन है, इज इट इवन पॉसिबल। जी शौकत भाई, क्या करते हैं आप काम? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। जब ये हादसा हुआ इसके बारे में कुछ बताएंगे, और आप उस वक्त कहाँ थे, किस वक्त आए पेश? मैं यानी कि अपनी हमारी फूफो का इंतकाल हुआ था, हम उसके 40वें पे गए थे, तकरीबन हमारी पूरी फैमिली गई हुई थी। अली क्यों नहीं साथ? अली भी साथ था, अली भी वहाँ पे हमारे साथ था। अली हमारे साथ तकरीबन रात के 9 बजे तक हम एक साथ थे। फिर मैं 9 बजे उधर बलोच कॉलोनी में, मेरे बच्चे जो हैं उधर बलोच कॉलोनी में रुक गए, मैं और मेरा बड़ा बेटा दोनों हम घर आए। मेरे पास मुर्गा था, मैं वो घर पे छोड़ना था उसको, मैं उसको छोड़ा। इन गार्ड से मैंने जाके सलाम तो ली, इनसे मैंने बातें करने लगा। तो मैंने कहा कि अब मैं अपने मुर्गे को ये खिला रहा हूँ, ये खिलाऊंगा, इस तरीके इसको मैं अभी बाहर नहीं निकाला करूँगा। ये आपके घर से करीब चौकी पे ये गार्ड है? बिल्कुल नियर। हाँ। अच्छा, फिर तो उनसे फिर मैंने अपना रिक्शा, इस गार्ड से भी मिले थे आप? दोनों से, दो गार्ड बैठे हुए थे? 2 गार्ड बैठे हुए थे, एक सिविल में एक ड्रेस में। तो मैंने दोनों से बातचीत की, सलाम दुआ की। तो मैंने अपना मुर्गा फिर घर पे छोड़ा, फिर हम दोनों बाप बेटा वापसी चले गए बलोच कॉलोनी की तरफ। तो बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि ये मेरी वहाँ से जो है कि सिस्टर के घर पे आ गए, मंजूर कॉलोनी से सिस्टर के घर पे आ गए। तो इन्होंने कहा कि भी, मैंने इनको फ़ोन किया कि कहाँ पे हो, तो इन्होंने कहा कि अबू, मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया, मैंने पूछा कि कहाँ हो बेटा, बोला मामू चाचू के घर पे हैं। मैंने कहा चलो मैं आ रहा हूँ। इन्होंने पूछा मुझे कि तुम कहाँ पर हो, मैंने कहा मैं बेटा घर पे हूँ, घर के सामने खड़ा हूँ। इन्होंने कहा अच्छा हम घर आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने वहाँ से रिक्शे को स्टार्ट लिया, वापसी आ गया बलोच कॉलोनी में। अली से हमारी बातचीत हुई, मैंने कहा चलो अब अम्मी भी तुम्हारी आ रही है तो चलो घर चलें। उसने कहा अब्बू आप चलें, मैं वो साइकिल पे था। वहाँ पे 9 बजे पटली के साथ, मैं आपको जगह बताता हूँ, आप मेरे अलावा चले जाएं, पता करें, वहाँ पे एक पटली के आज़म मस्जिद है, आज़म मस्जिद के बराबर में जो है कि एक सीख रेडी पे सीखें लगाए हुए, और साथ में जो है कि वो चिप्स वाला एक ठेला खड़ा हुआ है। वहाँ पे वो अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ चिप्स खाता रहा है। उस वक़्त उसके पास मार्क्स था, तो उस वक़्त भी होना चाहिए था, उस वक़्त क्यों नहीं है? वो मेरे घर पे ताज़ियत करने के लिए लोग आए। ये मास्क कहाँ से आया? इसी चीज़ की तो मुझे जो है कि वो मैं परेशान हूँ कि जब मेरे साथ ये सुबह हम गए हैं, मैंने आपको पहले भी वाज़े किया, बताया कि मैं सुबह हम तीनों बाप बेटा गए हैं। नहीं, तब उस वक्त नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? आप चले, उसने कहा मैं पीछे आता हूँ। हाँ। फिर क्या हुआ? उसके बाद जो है कि मेरे ये बच्चे जो हैं दूसरे मेरे कज़न के रिक्शे में आ गए। हाँ। मैं और मेरा बेटा जो है कि ब्रिज के ऊपर खड़े हो गए बलोच कॉलोनी के। हाँ। वहाँ से हम एक साथ जो है कि रिक्शे हमने निकाले हैं। ये एक अली कहाँ था? अली ने कहा कि मैं आप लोग चलें, मैं आ रहा हूँ। आपने 11 साल के बच्चे को अकेले क्यों छोड़ दिया पीछे? उसके पास साइकिल थी। साइकिल पे अकेले आजकल के जमाने में? असल में रोजाना उसका स्कूल में जाना आना साइकिल पे ही होता था। अच्छा, जब उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ, तो फिर वो गार्ड की तरफ क्यों गया? अब वहीं से हमारा लोकेशन है ना, घर पे तो हम वहीं से आएंगे। ये बहुत सारी चीजों का ताना बाना नहीं बुन पा रहे, लेकिन मेरी इनसे जो बातचीत हो रही थी वो ये था कि ये इनको एक तो इनको उस मास्क पे शक है कि जब वो घर से निकला सारा दिन उसके पास नहीं पहले समझ ही नहीं आई, ये जा रहे थे आलिया, फिर उसके बाद उनको पता कैसे चला कि अली के साथ ये हादसा हुआ है? वो मुझे बात बताइए। मैं वही याद कर रहा हूँ ना कि मैं आपको वही चीज बताना चाह रहा हूँ कि वो जब हमने 10 मिनट जो है, हाँ। मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह वो साइकिल अच्छी चलाता था। हाँ, फिर 10 मिनट हुए हैं। 10 मिनट के बाद जो है कि 8 से 10 मिनट के बाद जो है कि हमने अंदर इन हुए चाय बना रही हैं, इन्होंने चाय बना के कपों में डाली है। वो 8 से 10 मिनट के बाद एक फायर की आवाज़ आई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फायर की आवाज़ आई है। हम दरवाज़ा हमारा तो तकरीबन 8 मिनट फायर के 8 मिनट बाद हमारा दरवाज़ा नॉक हुआ है। हाँ। दूसरे गार्ड ने आके किया, मैंने इसको कह रहा हूँ जाओ अली हसन आ गया, दरवाज़ा खोलो। तो ये मेरा बेटा कह रहा है कि मैं अभी जाके एहसन से पूछूंगा। मैंने कहा तुम नहीं पूछो, उसको बुला के लाओ, मैं खुद बात कर लूँगा। उतनी देर में गार्ड ने कहा कि तुम्हारे भाई को गोली लगी। इसने मुझे चीख के कहा कि अब्बू एहसन को गोली लगी है।
बस वहाँ पे हम भाग के गए तो बाहर बच्चा जो हमारा था वो ढेर हुआ। गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी, बहुत रश हो चुका था। 8 मतलब है मिनट बाद कि हमें निगत आपको थोड़ी देर बाद पता चला है? जी हाँ। बात बताया उन लोगों ने। अच्छा, आप कहाँ थी उस वक्त? हम लोग, मैं चाय बना रही थी ना, हाँ। तो मैं इसको कह रही फायरिंग की आवाज है, ये तो रोज ही करते रहते हैं हम ऐसे ही। तो चाय रखी अंदर, इतनी देर में 10 मिनट हो गए, तो उन्होंने दरवाजा खटकाया आके कि अली हसन को ना, ये मेरा बेटा भाग के गया, कहता है अम्मी अली हसन को गोली लग गई। तो हम सारे भाग के बाहर निकले, तो गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी, मतलब 10 मिनट, और जो गार्ड था उसको पकड़ के गाड़ी में बिठाया हुआ था। तो वो कह रहा बाजी मैंने नहीं मारा, वो पीछे बैठा हुआ है, कि हमने इसको बिठा लिया, हम इसको थाने लेके जाते। मैंने कहा आप इसको क्यों थाने लेते? तो मैंने उसको 2-3 थप्पड़ मारे, और उस टाइम बेटा मेरा जो उसके मुंह पे यूं कर औंधा लेटा हुआ था, मुंह पे ऐसे करके वो मास्क रखा है। उन्होंने क्या बताया आपको? क्या उन्होंने कहा कि हमें इसने मास्क पहना हुआ था और इसने डराया, और मैंने पीछे मेरे अचानक मैंने ना ऐसे ही हवाई फायर किया। आपने गुलाम नबी से बात की जब वो गाड़ी में बैठा था? उससे नहीं, पूछा या उससे नहीं। दूसरे गार्ड से? उसी ने बोला है उसी कि ने मैंने जानबूझ के नहीं मारा, मैंने हवाई फायर किया, ऊपर किया फायर, तो वो उसको जाके लग गया पीछे। ऊपर करना और एक 11 साल के कैसा बच्चे के गार्ड ये है? एंगल क्या है? ये कैसा गार्ड है जिसको ये नहीं पता कि वो हवाई फायर कर रहा है, किसी को पीछे से उड़ा रहा है? ये इसकी ट्रेनिंग है, ये गार्ड है, ये जिंदगी बचाने के लिए खड़ा हुआ था। ये किस किस्म की ट्रेनिंग है, किस किस्म का गार्ड था? नादिया देखें, अगर पूरे माहौल को देखें और हालात को देखें ना, एक चीज मैं अभी भी कह रहा हूं, ये इसने गुस्से में किया है फायर या इसने बदला लिया है, या तो ये बच्चे से तंग होगा या बच्चे की वजह से कोई तंग उसको परेशानी होगी, मुझे नहीं पता। जब तक उसकी इंटरोगेशन ना हो और सच बात ना निकले कि हुआ क्या, इतना जरूर है कि ये फायर गलती से नहीं हुआ, और हवाई फायर नहीं। हवाई फायर, और ये फायर गुस्से में हुआ है। 100% मेरे एनालिसिस ये। और गार्ड कान पे मार सकता था नादिया, मतलब उसने उस जगह गोली मारी क्यों सकता? अगर लेकिन अगर गार्ड इस जब बात भी में मारता आता हूं है कि वो तो डर गया। कान पे मार सकता अगर है। थ्रेट वो भी हो। जब डर गया तो उसको फ्रंट पे क्यों नहीं पीछे फायर नहीं मारनी मारा? चाहिए ना गोली। वो जब घर की तरफ टर्न काट रहा है उस वक्त वो पीछे से फायर हाँ, मारा। तो वो गुस्से में करता है या इंतकामन करता है अच्छा, आदमी। मुझे पीछे से फायर। निगत इसने डराया बेटा? आपको उसने बताया गार्ड ने कैसे डराया था? कैसे कह रहा डराया था ना, बच्चे ने? उसकी मतलब अगर गार्ड एक बैठा है, जैसे वो बैठे हैं, वो कहाँ से आए? कहता कि जैसे ये उनकी वो है ना कोठरी होती ना उनकी, जैसे गार्ड थी, कि मैं उसमें चाय बना रहा था, वो इतनी सी कोठरी उसमें वो कहाँ चाय बना रहा होगा, कि मैं वहाँ चाय बना रहा था, तो उसने आके ऊपर से मुझे यूं करके देखा है, तो मैं डर गया हूँ। तो मैंने यूं करके ना हवाई फायर किया है, तो वो उसको लग गया। तो तुम अगर करते तो तुम यहाँ से पकड़ते। किसने कहा कि पीछे से पकड़ा था उसको? हाँ, कि पीछे से मुझे आकर उसने डराया। यही एफआईआर में ये चीजें सही अंदाज में जब लिखी जाती हैं तो प्रॉपर एफआईआर कटती है, क्योंकि पुलिस जब जाए वक़्त पे जाएगी, वो सारी चीजें देखेगी तो अंदाजा करेगी। जैसे हम तो अभी सिर्फ बात सुन रहे हैं ना, लेकिन हम सच में वो जगह देखेंगे और सारे एंगल्स देखेंगे तो हमें अंदाजा होगा। एक काम करते हैं, ब्रेक के बाद इसको थोड़ा सा लियाकत साहब एडवोकेट जो है, हम लोग थोड़ा सा रिक्रिएट करने की कोशिश। बदकिस्मती से जितने आजकल क्राइम्स हो रहे हैं उसमें या तो लाचार औरत और उससे भी ज्यादा मासूम बच्चे इन्वॉल्व, चाहे वो रेप हो, चाहे मर्डर हो, इंटेंशनल हो, एक्सीडेंटल हो, लेकिन एक बच्चा, बहुत दुख होता है, बहुत शदीद दुख होता है। और समझ में आज के केस में तो ये नहीं आ रहा कि एक ये एक्ट ऑफ इम्पल्स था कि सडनली बस एकदम हो गया, थोड़े सेकंड मिले उसको सोचने के, क्या वो गार्ड बच्चे से तंग था? एक ये भी हम डिस्कशन कर रहे थे कि क्या बच्चा वैसे उसको क्या मतलब कर रहा हो तंग, कुछ दिनों से शरारत चल रही है और वो उससे वैसे चिड़ा हो और गुस्से में आके उसने कहा ठहर जा मैं तुम्हें बताऊं। क्योंकि गार्ड खुद तकरीबन कोई 30 साल का था, 30 साल का है, और इतनी उसकी 15 दिन की ट्रेनिंग, नई नई जॉब, पहली जॉब, वेपनरी का ज्यादा एक्सपीरियंस कोई नहीं। तो उसने क्या किया जब वो ऐसे एक दिन बैठा है? और डॉक्टर साहब इसको जरा कुछ समझे, कैसे पॉसिबल है? जो अब तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है, इमरान ने भी इन्वेस्टिगेशन की है, थाने गए, आयो से बात की है, मुलजिम से भी बात की है, उस हवाले से देखते हैं कि ये हुआ क्या है। अब ये बच्चा जो है ये वही काम करेगा जो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। इसने मास्क पहना है, सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है, और बेटा जाके इसको वही काम करो जो हमने समझा है। क्या हुआ क्या? और गार्ड भाई आप बताएं कि आपका रिएक्शन क्या होगा? आप बिल्कुल अपने ख्यालों में ठीक है, हैं। अपने ख्यालों देखेंगे में। उसको। हाँ देखिए, एक सेकेंड, अभी आप पहले देखिए ना आपकी फीलिंग क्या होगी। जाओ। और डराओ वो इसको। बच्चा इससे भी ज्यादा शॉर्ट था। यहाँ से तुम डरा के तुम ऐसे टर्न हुए। अब ये वो सिचुएशन है जहाँ ये बच्चा जो है डराने के बाद ये भागा है, गार्ड ने यहाँ पे रिएक्शन किया है। हाँ, जब आपको डराया, अब आपके शबीर भाई आपका क्या लग रहा है? आपको कोई आपको ऐसे करे, आप क्या करेंगे? देखूंगा, पहले मुड़ के देखेंगे। इन्वेस्टिगेशन करूंगा। अच्छा, ये आपने मुड़ के देखा। जी, अच्छा, अब ये क्या ऐसी सूरत मुमकिन है कि आपको कोई ऐसे डराए और आप गोली निकाल के उसके ऊपर फायर कर दें? हरगिज नहीं।
اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے نادیہ, جو اگین ناظرین کو سمجھنی ہوگی. ان کے پاس جو ویپن ہوتا ہے اس کے اندر لاک ہوتا ہے اور چیمبر خالی ہوتا ہے. تو پہلے یہ کرنا پڑتا ہے کہ چیمبر کو, یہ لاک کو آن کر کے چیمبر کو بھرنا پڑتا ہے, گولی کو چیمبر میں لانا پڑتا ہے. اس میں کچھ سیکنڈز لگتے ہیں. یہ وہ سیکنڈز ہیں جب انسان فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے نا. چیمبر میں گولی نہیں, آپ نے پہلے ریپیٹر میں چیمبر میں گولی لائی, پھر آپ نے سیفٹی لاک آن کیا, پھر آپ نے فائر مارا. یہ چند سیکنڈ کے اندر کیا اس کے ذہن میں یہ فیصلہ اس نے نہیں کیا کہ میں اس بچے کو گولی ماروں؟ میں جو انویسٹیگیشن ہے اور جو میں اس کیس کو شروع سے فالو کر رہا ہوں, اس میں اس طریقے سے ہے کہ جو پہلا بیان آیا تھا ملزم کا, وہ یہ آیا تھا کہ میں پہلے چائے بنا رہا تھا اور بچے نے آ کے پیچھے سے ڈرایا, میری لوڈڈ گن رکھی تھی اور میں نے اٹھا کے ہوائی فائر کیا, تو وہ جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے اس کے یہاں لگ گئی, اور وہ پہلا بیان تھا. جو جب میں خود تھانے گیا اور جب میں نے خود اس سے انویسٹیگیٹ کیا, جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں چیئر پہ بیٹھا تھا, یہاں بیان چینج ہو گیا مجھے کا. پہلے دن اس نے بیان دیا تھا, آن ریکارڈ ہے, کیمرہ پہ ہے, ٹیپس میں ہے. آپ اس سے مل کے آئے ہیں غلام نبی سے, کیا عمران کی اور غلام نبی کی آپس میں بات ہوئی, اور وہاں کیا کہتے ہیں اس کو انویسٹیگیٹو آفیسر جو ہے, انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے FIO ہے, اس نے کیا کہا, وہ بھی میرے خیال اس کا بھی سننا پوائنٹ آف ویو بڑا ضروری ہے. اس کے بعد یہیں سے پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں سردار احمد عباسی صاحب کے پاس, جو کہ علی حسن کیس کے انویسٹیگیشن آفیسر ہیں اور فیروز آباد تھانے کے SIO انچارج ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا انویسٹیگیشن سامنے آئی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. یہ جو وقوع ہوا ہے یہ 20 اور 21 مارچ کے درمیانی شب کا واقعہ ہے. قریب 10:25 پر یہ وقوع ہوا تھا. یہاں پہ ایک بچہ علی حسن جو ہے وہ ایک گارڈ ہے, غلام نبی اس کی فائرنگ سے جہاں وقوع ہے. جیسے وہ ایک انسیڈنٹ ہوا, اس کے بعد بچے کو لا کے اس کو اسپتال لے جایا گیا, پوسٹ مارٹم کرا گیا, جو انیشیل کارروائی تھی وہ عمل میں لائی گئی. اس کے بعد صبح 4 بجے اس کی FIR درج ہو گئی تھی. جو واقعہ بتایا گیا ہے, جو انویسٹیگیشن انٹروگیشن کی گئی ہے, جو ایڈیشنل انٹروگیشن ملزم سے کی گئی ہے, اس میں ملزم کا کہنا یہ ہے کہ وہ ڈیوٹی پہ بیٹھا ہوا تھا اور بچہ اچانک سے آیا اور اس نے اس کو تھوڑا سا ایسے, جیسے بچے تھوڑی سی شرارت کرتے ہیں, وہ ایسا ڈرانے کی کوشش کی اور اسے اچانک دیکھا تو اس نے ماسک پہنا ہوا تھا اور خوفزدہ ہو کے اس نے فائر کر دیا, جس سے بچہ جہاں پر ہوا ہے. بظاہر اس میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ سارا نیگلیجنسی ہے, نااہلی نالائقی ہے کہ جو گارڈ ہے وہ انٹرینڈ ہے, اسے کسی بھی حوالے سے کوئی ٹریننگ نہیں کی ہوئی. میں نے جو آپ کو بتایا وہ گارڈ کا موقف تھا. کسی بھی حوالے یا کسی بھی اینگل سے ایسا نہیں لگتا کہ کوئی گارڈ بے گناہ ہے. اچھا, پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کوئی ایسا زیادتی کا واقعہ تو پیش نہیں آیا؟ نہیں, ایسا کوئی مسئلہ سامنے نہیں آیا. بات یہ ہے کہ یہ ہوا بھی ودن چند منٹوں کے درمیان یہ سارا وقوع ہوا ہے. لیکن اب ایک چیز یہ بھی ہم ابھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ بچہ ماسک کہاں سے لایا تھا. جس وقت بچہ جہاں بحق ہوا ہے اس وقت بچے نے ماسک چڑھایا ہوا تھا اور بچہ موقع پر ہی جہاں بحق ہوا ہے اور اس کو پیچھے سے فائر لگے ہیں, اور یہ ماسک کہاں سے آیا, کیا ہوا ہے, ان سب چیزوں. اچھا, ماسک کا تو اتنا زیادہ کوئی پرابلم نہیں, کیونکہ 15 سے 20 روپے کا ماسک ملتا ہے اور بچہ کہیں سے بھی خرید سکتا ہے, یا ہو سکتا ہے اس گارڈ نے اسے خود دیا ہو. بالکل خرید سکتا ہے. اب ایک چیز یہ بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچہ ماسک کہاں سے لایا, اس نے کیوں پہنا ہوا تھا. میں بھی کیا آیا اس کو کسی گارڈ نے ہی وہ ماسک دیا تھا, کسی دوسرے نے دیا تھا, یا اسے ٹارگٹ کر کے گولی ماری گئی ہے. لیکن اگر واقعی گارڈ سے جو ہے غلطی میں گولی چلی ہے تو آپ کی نظر میں کیا اس کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے؟ اس طرح کے کیسز میں کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ جی ہاں, بالکل اس کو سزا ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کیس میں صرف آپ گارڈ سے ہی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں یا آپ نے ان کی کمپنی کو, جو سیکورٹی گارڈ کی جو کمپنی جس نے پرووائڈ کیا تھا اس کو بھی کوئی نوٹس دیا ہے, ان کو بھی شامل تفتیش کیا ہے, جیسے ابھی گارڈ تک ہی معاملہ ہے؟ اب ہم نے کمپنی کو بھی نوٹس دیے ہیں, ان کو بھی ہم نے بلایا ہے کہ جتنے بھی ان کے پاس گارڈ ہیں بالکل جو گارڈ اس وقت مطلب اسے اس کا بایو ڈیٹا دیا جائے, اور اس کا ڈیٹا ہم نے منگا بھی دیا ہے, یہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. اس گارڈ کا ڈیٹا کمپنی نے ہمیں دیا ہے. مزید ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کمپنی نے جو ان کو ہائر کیا ہے یا جو ریکروٹمنٹ کمپنی کی ان کی جو ذمہ دار بندے کرتے ہیں, ان کو بھی نوٹس دیے, وہ آ کے ہمیں بتائیں کہ کس بیس پہ انہوں نے اس ٹائپ کی گارڈ بھرتی کی ہے اور ان کا کیا کرائیٹیریا ہے گارڈ بھرتی کرنے کا. ٹھیک. غلام نبی سے آپ نے جو انویسٹیگیشن کی اس میں آپ کو کہیں وہ نشے کا عادی لگا کہیں پہ, یا اس کا ذہنی توازن صحیح ہے, یا وہ غصے کا تیز ہے, یا وہ کوئی اور کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو رہا ہو, ایسی کوئی بات سامنے آئی؟ نہیں, اس کا کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, بظاہر ابھی تک سامنے نہیں آیا. ہم نے اس کے لیے بھی لیٹر موو کیا ہے کنسرن تھانے کو. اس کو کوئی ذہنی پریشانی نہیں ہے, کوئی ذہنی بیماری نہیں ہے, ذہنی معذور کوئی نہیں ہے, بالکل وہ ٹھیک ہے اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اس وقت ہم غلام نبی سے بھی ملنا چاہیں گے کہ وہ اس کی کیا کیفیت ہے, کیا کنڈیشن ہے, تو اس سے ہماری ذرا ملاقات کرا دیں.
کیا ہوا تھا اس رات کو, کیا واقعہ ہوا تھا, پورا بتاؤ. اس رات سر یہ پہلی بار یہ ماسک پہن کے یہ حرکت کی تھی میرے سے. تم اس وقت کیا کر رہے تھے جب یہ ماسک پہن کے آیا؟ تم نے دیکھا نہیں کہ کوئی آ رہا ہے تمہارے پاس؟ میں بیٹھا ہوا تھا اپنے خیالات میں, پیچھے سے آیا, جیسے میں میرے بازو کو آگے پکڑا, میں جیسے پیچھے دیکھا تو اس کو ماسک پہنا ہوا تھا. ماسک پہنا ہوا تھا, میں ہوائی فائر کرنے والا تھا, ہوائی فائر سے اتفاقاً اس کو لگ گیا. یعنی کہ وہ ڈرا کے بھاگ گیا تھا اور تمہیں اتنا وقت ملا کہ تم نے پلٹ کے دیکھا اور پھر گن سیدھی کر کے ہوائی فائر کرنے کی کوشش کری. جی جی. غصے میں تو نہیں مارا تم نے؟ نہیں بالکل سر, میری کون سی دشمنی تھی اس بچے کے ساتھ. ہوائی فائر میں نے بولا بھگا دوں, بالکل میں ڈرا ہوا تھا سر, بالکل میرے کو جو اس سے میرا جسم سارا رف رہا تھا. اچھا, کیا گن چلانے کی ٹریننگ لی ہے کہیں؟ 15 دن کی ٹریننگ تھی. 15 دن کی ٹریننگ میں کیا کیا کروایا تھا تم سے؟ گن سکھایا, فائر کرنے سکھایا. اس سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ اس سے پہلے کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے. یہ تو تھا غلام نبی کا موقف. اور ان ٹرینڈ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکورٹی گارڈز ہیں, 15 دن کی محض ٹریننگ کے بعد ان کو ڈپیوٹ کر دیا جاتا ہے, یہاں پہ اسلحہ دے دیا جاتا ہے کہ جاؤ جا کے کسی کے اوپر بھی گولی چلاؤ. پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس کیس کی, اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. یہ تو تھا, آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا. لیکن ایک اور بات, جب